हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों हिंदी सुमन भाग 2 कक्षा 4 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। इसमें से बच्चों हमने अध्याय 1 सीखो कर लिया था, अध्याय 2 भी कर लिया था, अध्याय 3 फूलों का नगर भी कर लिया था और अध्याय 4 भी हमने कर लिया था। आज हम इसको करने वाले हैं इसमें आकलन फर्स्ट। आकलन फर्स्ट आपके पेज नंबर 23 पर दिया हुआ है अध्याय 4 के बाद में। तो इस आकलन फर्स्ट में देखते हैं। आकलन फर्स्ट को ज़रूरी भी है करना, क्योंकि आपकी 18 तारीख से जो टेस्ट आ रहे हैं, प्रथम परख आ रही हैं, उनमें जो प्रश्न आएंगे ज़्यादातर इन 4 चैप्टर में से और आकलन फर्स्ट में से आएंगे। तो सबसे पहले है इसमें मौखिक अभिव्यक्ति। चित्र देखकर बताइए इसमें क्या क्या हो रहा है, बच्चे आपस में क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है जिसमें गाय दिखाई हुई है और बच्चे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, कछुआ भी उसमें साथ में है, पेड़ पौधे हैं। तो बच्चे क्या क्या बात कर रहे हैं, इसमें हमको मौखिक अभिव्यक्ति के आधार पर इसका आकलन करना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, चित्र देखकर बताइए इसमें क्या क्या हो रहा है, बच्चे आपस में क्या क्या बात कर रहे हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं, मैंने यहाँ अपने अनुसार लिखा है बच्चों, आप अपने अनुसार भी इसमें उत्तर लिख सकते हैं। चित्र में एक ग्रामीण दृश्य दिखाया गया है जहाँ एक गाय, उसके बछड़े और कुछ अन्य जानवर दिख रहे हैं। कुछ बच्चे भी पास में खड़े हैं। यह संभव है कि बच्चे जानवरों के बारे में बात कर रहे होंगे या फिर गांव के जीवन के बारे में चर्चा कर रहे हों। ठीक है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं। फिर देखिए बच्चों, फूलों का नगर, ये बातचीत कर रहे हैं ये हमने। सीख कविता की 4 पंक्तियां हाव भाव से सुनाओ और बताओ कि ये पंक्तियां किस बारे में हैं। इस कविता की सीख कविता जो हमने अध्याय 1 में पढ़ी थी, तो ये देखिए यहाँ हमने इसका उत्तर लिखा है, प्रश्न भी लिख लिया है। सीख कविता की पंक्तियां हैं 4 पंक्तियां। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरुकी झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो ये बच्चों 4 पंक्तियां हमने यहाँ लिखी हैं और ये पंक्तियां किस बारे में हैं ये भी हमें बताना है। तो ये पंक्तियां हमें प्रकृति से मिलने वाली सीखों के बारे में बताती हैं। फूलों से हंसना, भौरों से गाना, पेड़ों से विनम्रता, हवा से कोमल भाव और दूध और पानी से मिलजुल कर रहना सीखने की प्रेरणा इन पंक्तियों में दी गई है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न दे रखा है उसमें, फूलों का नगर कहानी में आए किसी एक पात्र के बारे में बताइए। एक पात्र यानी एक जने के बारे में बताना है। फूलों का नगर कहानी में कई पात्र हैं, जिनमें से प्रमुख पात्र शांतनु है। शांतनु गुरु वशिष्ठ के शिष्य थे। उन्हें गुरुजी ने प्रकृति की रक्षा करने और युद्ध टालने की सीख दी थी। हालांकि राजा बनने के बाद शांतनु ने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया और शिकार पर जाने लगे, जिससे पर्यावरण को नुकसान हुआ और उनके राज्य में सूखा पड़ने लगा। तो हमने यहाँ एक पात्र का वर्णन किया है जिनका नाम शांतनु है। आप किसी दूसरे का भी वर्णन यहाँ लिख सकते हैं। अब है पढ़कर समझना। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सवालों के जवाब लिखिए। हम लोगों ने अपने घर के पीछे एक छोटा सा बगीचा लगा रखा है। इस बगीचे में हम सभी मेहनत करते हैं। ऐसा करने से हम स्वस्थ रहते हैं। बगीचे में बहुत प्यारे प्यारे फूल लगाए गए हैं। फूलों के आने से बगीचा अनेक रंगों से सज गया और बगीचे में मनमोहक महक आने लगी। ऐसा लगता है जैसे हमारे बगीचे का श्रृंगार फूलों ने किया है। तो एक छोटा सा पैराग्राफ है बगीचे के बारे में कि बगीचे में हमने बहुत मेहनत से बहुत सारे पेड़ लगाए हैं और उनमें प्यारे प्यारे फूल आ गए हैं, जिनसे खुशबू फैल गई है। महक यानी खुशबू, मनमोहक खुशबू आने लगी है और रंग बिरंगे फूल उसमें खिल गए हैं, जिससे बगीचा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। इसमें से प्रश्न है, इस बगीचे में हम सभी मेहनत करते हैं। इस वाक्य को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस बगीचे में हम सभी श्रम करते हैं। तो इसी तरह के नीचे वाक्य में आए शब्द श्रृंगार के स्थान पर दूसरा शब्द लिखते हुए वाक्य बनाइए। मेहनत की जगह पर यहाँ पर श्रम लिखा है, तो वाक्य नंबर 1 है, ऐसा लगता है कि जैसे हमारे बगीचे का श्रृंगार फूलों ने किया है। तो श्रृंगार की जगह हम दूसरा शब्द क्या लिख सकते हैं, तो हमने लिखा है, ऐसा लगता है जैसे हमारे बगीचे की सजावट फूलों से
किया गया है। ठीक है। दूसरा वाक्य है फूल बगीचे का श्रृंगार कैसे होते हैं। तो यहाँ दूसरा जो शब्द प्रयोग में ले सकते हैं हम, फूलों के आने से बगीचा अनेक रंगों से सज जाता है, उनमें मनमोहक महक आने लगती है जिससे वह सुंदर और आकर्षक लगता है। इसी प्रकार फूल बगीचे का श्रृंगार होते हैं। प्रश्न था फूल बगीचे का श्रृंगार कैसे होते हैं, तो इसका उत्तर हमको यहाँ लिखना था। फिर तीसरा प्रश्न है हम लोग स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। हम लोग बगीचे में मेहनत करके स्वस्थ रह सकते हैं। आपके अनुसार बगीचे क्यों लगाए जाते हैं। तो बगीचे की सुंदरता बढ़ाने, ताज़ी हवा और खुशबू प्रदान करने तथा शारीरिक श्रम के माध्यम से स्वस्थ रहने के लिए बगीचे लगाए जाते हैं। ठीक है ना। अब आ जाती है भाषा की बात। कहानी को पढ़ो और दी गई सारणी में संज्ञा, सर्वनाम एवं क्रिया वाले शब्द को छांटकर लिखो। पहले कहानी पढ़ते हैं बच्चों। लोमड़ी और बकरी बहुत अच्छी दोस्त थी। वे एक साथ रहती थी, लेकिन एक दिन बकरी हरी घास चरने जंगल में थोड़ा दूर चली गई। जब वह हरी घास खा रही थी, तभी उसे शिकारी कुत्तों का एक झुंड नजर आया। पास में हिरण के छोटे छोटे बच्चे लंबी लंबी घास में दौड़ लगा रहे थे। यह सब देखकर बकरी को दया आई और सोचने लगी, कहीं बच्चों को कुत्ते कोई नुकसान न पहुंचा दें। वह सोच ही रही थी कि उसके पास एक मोटा हाथी आ गया और कुत्ते उसे देखकर तेजी से भाग गए। तो हमको इसमें से पहले संज्ञा शब्द छांटने। तो संज्ञा शब्द देखिए हमने यहाँ क्या क्या लिखा है। यहाँ किसी व्यक्ति के स्थान के व्यक्ति या स्थान या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ देखिए लोमड़ी, बकरी, जंगल, कुत्तों, हिरण, बच्चे, घास, हाथी, ये तो सब संज्ञा हो गई। सर्वनाम वे, उसे, वह और उसके, क्योंकि सर्वनाम शब्द वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। और क्रिया यानी जिनमें करने का भाव, कोई कार्य करना होना या करना पाया जाता है। जैसे चली गई, खा रही थी, नजर आया, दौड़ लगा रहे थे, दया आई, सोचने लगी, पहुंचा दे, आ गया और भाग गए, ये सब क्रिया शब्द हैं। फिर देखिए नीचे दिए गए चित्र को देखकर 7-8 वाक्य लिखिए। इस चित्र में एक ऊंट है, 2 व्यक्ति हैं, है ना, उनके हाथ में कुछ है, एक नीचे एक जानवर काऊ शायद गाय बैठी हुई है। तो हमको इसके वाक्य लिख रहे हैं। यह चित्र एक रेगिस्तानी या ग्रामीण परिवेश को दर्शाता है जहाँ 2 व्यक्ति एक ऊंट के साथ खड़े हैं। चित्र में एक ऊंट और 2 मनुष्य दिखाई दे रहे हैं। एक व्यक्ति ऊंट के सामने खड़ा है और उसकी पगड़ी के ऊपर एक टोकरी में कुछ हरे तरबूज हैं। तीसरा वाक्य है एक व्यक्ति ऊंट के पास खड़ा है और उसके हाथ में कुछ तरबूज हैं। चौथा वाक्य दोनों व्यक्तियों ने पारंपरिक वेशभूषा धारण की हुई है। और 5वां वाक्य है चित्र में ऊंट जिसका रंग पीला भूरा है, वह शांत मुद्रा में खड़ा है। ऊंट के पास ही एक गाय बैठी हुई है। यह दृश्य किसी कहानी या लोकगाथा का हिस्सा प्रतीत होती है जहाँ मनुष्य और पशुओं के बीच संबंध को दर्शाया गया है। संभवतः यह चित्र किसी यात्रा या व्यापार से संबंधित है, क्योंकि ऊंट रेगिस्तानी इलाकों में परिवहन का महत्वपूर्ण साधन है। फिर है सोचो और लिखो। सीखो कविता से आपको क्या क्या सीख मिलती है। तो सीखो कविता से हमें क्या सीख मिलती है, यहाँ इसका उत्तर है। सीखो कविता से हमें प्रकृति से विभिन्न गुणों को सीखने की प्रेरणा मिलती है, जैसे सूर्य से प्रकाश फैलाना, फूलों से मुस्कुराना, पेड़ पौधों से परोपकार करना आदि। यह हमें सकारात्मक रहने और दूसरों के प्रति दयालु होने की सीख देती है। दूसरा प्रश्न है यदि कृष्ण की जगह आप होते तो लोगों की भलाई के लिए क्या क्या करते। यदि मैं कृष्ण की जगह होता तो लोगों की भलाई के लिए मैं सबसे पहले समाज में समानता और न्याय स्थापित करने का प्रयास करता। मैं गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करता, शिक्षा का प्रचार करता और लोगों में प्रेम और सद्भाव से रहने के लिए प्रेरित करता। तीसरा प्रश्न है फूलों का नगर कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। फूलों का नगर कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी पहचान और गुणों को समझना चाहिए। यह कहानी हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने और अपने परिवेश को सुंदर बनाने के महत्व को सिखाती है। फिर है चौथा प्रश्न साइकिल का चित्र बनाओ और उसके विभिन्न हिस्सों के नाम लिखो। तो देखिए बच्चों यहाँ साइकिल का चित्र है जिसके हिस्सों के नाम भी लिखे हैं, हैंडल, घंटी, सीट, टायर, रिम, चैन, पेंडल और तीली। ठीक है। फिर है मिलान करें। जलधारा जीवन पथ पर बढ़ना, कृष्ण माखन, अमृत को दूरदर्शी से मिलाना है, साइकिल अकेली सवारी। ठीक है।
और इसी के साथ में बच्चों आपका ये जो अभ्यास फर्स्ट था ये कंप्लीट हो जाता है। और आगे के चैप्टर या पाठ देखने के लिए बच्चों आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना है कि आपने इस आकलन फर्स्ट को किया या नहीं और आपको इसके सारे प्रश्नोत्तर याद हुए या नहीं।